दोस्तों, मैं गायत्री कौशल भाव मंजरी साहित्यिक मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्या बात है, कमल भूषण जी, फहद जट जी, आप लोग इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कुछ लोग और जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही है। बहुत आभार आपका अजय अज्ञात भाई साहब जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी आवाज आपको सही से ठीक से सुनाई दे रही है। एक मैसेज के माध्यम से आप मुझे बताएं। आदिल खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर कुमार विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम आपको नवीना जी। दोस्तों, आज अदब की दुनिया का जाना माना नाम, बेहद ज़हीन लबो लहजे की शायरा दीप्ति मिश्रा जी आज भाव मंजरी साहित्यिक मंच की खूबसूरत और खूबसीरत मेहमान हैं। देश विदेशों के तमाम प्रतिष्ठित मंचों से दीप्ति मिश्रा जी का काव्य पाठ तमाम दुनिया ने सुना है और बहुत ही हयातनाम अदाकारा भी हैं। आप सभी ने उनके जो एक रोल था तनु विद्स मनु में, आप जान पाएंगे उनको देखते ही। जी हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मोहनीश योगी जी, बिल्कुल, फरजान अहमद जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो दोस्तों, बहुत बड़े बैनर की फिल्मों में और बहुत सारे टीवी सीरियल्स के लिए बहुत सारे गीत लिखे हैं, नगमे लिखे हैं आदरणीय दीप्ति मिश्रा जी ने। और आज हमारा सौभाग्य है कि भाव मंजरी के साहित्यिक मंच के जो हमारा ये पटल है, इस पर आज दीप्ति मिश्रा जी हमसे जुड़ने जा रही हैं। डॉक्टर अल्पना सुहासनी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका जुड़ने के लिए। और मैं बहुत उल्लासित हूँ। मैं गजब की बात है कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और अब बहुत ज्यादा हम दीप्ति जी को आपसे दूर नहीं रखते और अब हम दीप्ति जी को आपके समक्ष ले आते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार दीप्ति जी। नमस्कार। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। दीप्ति जी, आपका हृदय तल से मैं स्वागत करती हूँ भाव मंजरी साहित्यिक मंच पर। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप ही की चंद पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके साथ आपको आमंत्रित करती हूँ इस पटल पर। कि शब्द नहीं एहसास लिखा है, शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है, और भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं आपकी, बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मंच दिया और मैं हाजिर हूँ, आपके हवाले हूँ। नवाजिश आपकी, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने अपना वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पर आने के लिए। हम लोग तो आपको अनुकरण करते हैं आपका। आप एक बेहद अनुकरणीय और बहुत ही विशाल आपका जो है, आपका अस्तित्व है और आपकी पहचान है। नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, एक कोशिश है बस कुछ करते रहने की, तो एक सिलसिला है जो चल रहा है बस, जो अनवरत जारी है और आप लोगों को प्रेरणा दे रही हैं उस सिलसिले के माध्यम से। हम भी आपसे प्रेरणा पाने वालों में हैं। और फिर से मैं स्वागत करती हूँ एक बार आपका। तो आपका जब मैं परिचय पढ़ रही थी, यूजुअली मिश्रा होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना मिश्रा। मैं देख रही थी कि वो स्पेलिंग में मिश्रा है, MISRA। तो कहीं वो गजल का जो एक मिसरा होता है, कुछ उससे इसका कुछ कनेक्शन है या क्या? गजल का मिसरा नहीं है। एक्चुअली क्या हो गया, हमारे जो कृष्ण है वो अंग्रेजी में कृष्णा हो गए, हमारे राम रामा हो गए, हमारे मिश्रा हो गए।
तो ये अच्छा। बेसिकली मिश्री ही है, लेकिन जब उसको ओके, अंग्रेजी में लिखते हैं तो वॉवेल, हाँ, जो ए लग जाता है तो इसकी वजह से जो है वो प्रोनाउंसिएशन में मिश्रा हो जाता है। मिश्रा हो तो जाता है। हाँ, तो अब वो मिश्रा मान लीजिए तो मिश्रा है, मिश्र मान लीजिए तो मिश्र। है, मिश्र है। जी। बहुत ही खूबसूरत है। नहीं तो मैं ऐसे इसको ताल्लुक इसका जोड़ के देख रही थी कि शायद ये मिश्रा और मिश्रा का कहीं हाँ। गजल वाला मिश्रा। फिर मैं कहना चाहती थी कि आप तो खुद इंशाल्लाह मुकम्मल गजल हैं, अरे आपको वाह। मिश्रा की जरूरत नहीं है। उर्मिल माधव जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े हैं। अजय ज्ञात जी और इस्तकबाल कर रहे हैं दीप्ति जी का, खूब मिश्रा। अच्छा, जी जी। तो प्रणाम, नमस्कार। आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले सब आपकी प्रतीक्षा में थे और बड़ी अच्छी हमें संख्या नजर आ रही है जो लोग हमसे जुड़े हैं आपको सुनने के लिए। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपका जो जी। ताल्लुक है वो लखीमपुर हम्म। से है, जो हम्म। शायद उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर। बिल्कुल। जी। जी। तो आपका बचपन कैसा बीता? लखीमपुर क्या एक कस्बा है, शहर है, क्या है? किस तरह से आपका बचपन, बताएं इसके बारे जी, लखीमपुर शहर है और ये लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी पूरा इसका नाम है। और ये बड़ा अच्छा सा शहर है। बड़े मतलब सुनने में नाम छोटा लगता है कि कस्बे जैसा है, लेकिन बहुत मॉडर्न है। मतलब में। और खासकर लखीमपुर की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। उदाहरण जी ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, वाकई मतलब इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे हैं काफी। जी लड़कियां, एक बात जी ये। और दूसरे ये जो आपने पूछा कि बचपन, तो शुरू में पापा हमारे एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर थे नगर महापालिका में। उन जी। दिनों तो नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे जब हम हुए थे। तो हमारे ख्याल से पैदा हम लखीमपुर में हुए, 2-4 साल वहां रहने के बाद पापा का ट्रांसफर सीतापुर हो गया। जी वहां चले गए थे हम लोग। और जी। वहाँ गांधी बाल उद्यान एक स्कूल था जिसमें नर्सरी में हमारा एडमिशन हुआ था। 1-2 साल हमने पढ़ा होगा। जी तो जितनी भी हमारी स्टडी रही, पढ़ाई रही, वो पूरे यूपी में, पापा का ट्रांसफर होता रहता था। तो सीतापुर, फिर उसके बाद सीतापुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, ललितपुर, इलाहाबाद, बनारस, इस तरह से जी जो है पढ़ाई अलग अलग शहरों में हुई है। जी। तो घूमना फिरना आपका होता रहा, मतलब लखीमपुर तक आप सीमित नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरा यूपी कैप्चर कर लिया था हम लोगों ने। जी मतलब पापा का ट्रांसफर होता ही रहता था, तो जी। पूरा उत्तर प्रदेश जो था वो अपना था। बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही कि बहुत अच्छा आपका बचपन, जिस तरह से एक पढ़ी लिखी परिवार में आपका जन्म हुआ। तो क्या आपके परिवार में कोई आपकी साहित्यिक पृष्ठभूमि भी रही कि कोई लिटरेचर में, साहित्य में इंटरेस्ट रखता हो? हाँ, लिखने पढ़ने, एक्चुअली लिखने वाला तो नहीं था कोई, लेकिन पढ़ने का शौक था। और पापा को उनकी अपनी एक लाइब्रेरी थी, तो उसमें बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, तो जिसको बड़े ध्यान से देखा करते थे हम। कि मतलब वो एक अलग सा चार्म होता है किताबों का। जी अभी भी होता है कहीं जी लाइब्रेरी में या किसी शोकेस में या किसी भी अलमारी में किताबें सजी दिखती है तो ऐसा लगता है बड़ा भारी खजाना है। जाओ इसको जल्दी से किसी भी जी। तरह से इसको खोलो, देखो, जानो। तो वो था बचपन से। हाँ तो वो हाँ। देखने मतलब उसी वातावरण में जो है वो पले। तो किताबों से दोस्ती तभी हो गई थी। और फिर पापा को शेर व शायरी का शौक था। जी वही से, हाँ, के.एल. सहगल के गाने, पंकज मलिक के गाने, बेगम अख्तर, ये सब उस जमाने में पापा सुना करते थे। समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन वो कहीं कानों में पड़ता था वो संगीत। जी। C.H. आत्मा, वो कहीं असर किया उसने। और हम्म। दूसरी मम्मी हमारी, उन्होंने शादी के बाद पूरा जो है एमए किया, डबल एमए किया लिटरेचर में। वो लिखती थी, लेकिन वो उनका लेखन जो था वो बड़ा जो महिलाओं का होता है, ढका छुपा छुपा के रखने वाला, उन्होंने जी कभी जी। उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया।
तो इस तरह से आपके बचपन में कुछ थोड़ी बहुत, जिस तरह के आप कह रहे हैं परिवेश था घर में, तो एक समृद्ध परिवेश था, एक इंटेलेक्चुअल परिवेश था आपके घर में। आपकी माता जी लिखा करती थी और आपके पिताजी म्यूजिक सुना करते थे। ये बहुत खूबसूरत आपने बात बताई। और निश्चित तौर पर बचपन का जो परिवेश रहता है वो बहुत गहरे असर करता है, छाप छोड़ता है। अच्छा, अभी कोई सज्जन यहाँ बता रहे थे कि लखीमपुर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत नाम जो है पृष्ठभूमि में इसकी, लखीमपुर की कुछ खास किसी व्यक्तित्व का उसके साथ वजूद जुड़ा है। क्या किसी ऐसा है? व्यक्तित्व बहुत सारे हैं, नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो उमराव जान का बता रहे हैं कि कुछ कनेक्शन है। उमराव जान लखनऊ से, उमराव जान का तो ताल्लुक लखनऊ से। इन्होंने जो बनाया है ये लखीमपुर से, उमराव जो बनाई है जिन्होंने, अरे नाम नहीं आ रहा जहन में, जी, ये वहीं से मुजफ्फर अली साहब, मुजफ्फर अली साहब जो है। अच्छा अच्छा। और इनका तो घर भी आना जाना, पापा से ताल्लुकात थे इनके, तो उस तरीके से वहां से जो है वो जुड़ाव है लखीमपुर से है। अब नाम तो इस वक्त एकदम से जहन में नहीं आ रहे हैं हमको। रागिनी या टीवी एक्ट्रेस है लखीमपुर से। हम्म। आशीष अनल है, मामा के बेटे हैं हमारे, जो कवि हैं। जी। और एक किस्सा हुआ था किसी जमाने में, एक लड़की थी वो भी वहीं की थी, जो काफी चर्चित रहा था, मर्डर हुआ था उसका। अच्छा। नाम नहीं उनको, हाँ। अच्छा जी। नहीं आ रहा नाम याद, लेकिन वो भी वहीं की थी, कवित्री थी, काफी चर्चित। ओ। जी। उर्मिल माधव जी पूछ रहे हैं कि आपने तो अपनी मम्मा को पढ़ा होगा कभी कुछ, तो वो क्या लिखती थी, थोड़ा बहुत बताएं, कैसा लिखती थी? मम्मी बहुत लिटरेचर, उनका हिंदी लिटरेचर तो वहीं से हमने भी पाया है ना, कि हिंदी लिटरेचर में उन्होंने किया था। तो उनका इनफैक्ट तुलसी को हमने मम्मी से ही समझा। पूरी मानस जो है, मानस एक तरह से यूं पढ़ी जाती थी कि जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ में रहती है, लेकिन मानस का सही अर्थ हमने मम्मी के माध्यम से ही सीखा, क्योंकि वो बताती थी कि देखो इसका मतलब ये है, ये जो कहा गया है इसका मतलब ये है। तो वहां से ये समझ में आया कि ये जो पुस्तक है, ये धर्म ग्रंथ के अलावा एक पुस्तक भी है। ये दो अलग अलग बातें समझना उतने बचपन में, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उसको पुस्तक की तरह भी हम पढ़ के समझना चाहते थे, गीता को, मानस को। तो ये मम्मा से ही सीखा सर। यहाँ किसी ने कहा कि आज जो लखीमपुर खीरी है वो आदरणीय दीप्ति जी के नाम से जाना जाता है। निश्चित ही इतना महान व्यक्तित्व जिस जगह से ताल्लुक रखता हो उसे उसके नाम से जाना ही जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात हुई ये तो। और ये कोई बता रहे हैं कमल भूषण जी की मधुमिता शुक्ला जी की बात कर रही हैं शायद आप? हाँ, मधुमिता, राइट, मधुमिता शुक्ला जी की बात कर रही हैं। अब कोई सज्जन पूछ रहे हैं, बीच बीच में ले लेती हूँ सवाल, क्योंकि वो फिर ऊपर स्क्रॉल हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। क्या पूछ रहे हैं कि आपका पहला क्रश कौन था? बताइए। पहला क्रश था, हम जब नर्सरी में थे तभी हमारे साथ एक लड़का बैठता था, अरे नहीं, राजकुमार नाम था, जो 5वीं में पढ़ते थे, तो उसके साथ वो क्रश था। वो तो 5वीं का। आप तो नर्सरी से शुरू हो रही है। हाँ, तो क्या कह रहे, फिल्में बहुत देखते थे। पापा मम्मी को बहुत शौक था, तो खूब फिल्में देखते, तो ये सब बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि ये हीरो होता है, हीरोइन होती है, इसको इश्क होता है। तो हम शुरू से हीरोइन थे अपनी, तो हम हीरो ढूंढते, मतलब जहाँ होते थे वहाँ एक हीरो होता। आप अपनी खुद की फेवरेट रही है शुरू से? हाँ, ये तो बाद में पता चला, तो मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, हम जब भी जहाँ भी हुए किसी भी क्लास में, तो एक लड़का होता था जो, मतलब उसको हम मान लेते थे कि ये हीरो है और हम हीरोइन है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ऐसी कल्पनाएं बहुत शुरू से शुरू हो गई थी, तो फिर उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव आते गए होंगे हर दौर में। हाँ, तो यही तो हुआ, जिस चीज की शुरुआत जल्दी हो जाती है ना, वो बाद में आके फिर मतलब बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि ये सब किसी काम का नहीं है। ये आपने बेहतर बिल्कुल वजह फरमाया कि चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं। हाँ, बहुत जल्दी समझ में आ गया था ये। बहुत खूब, बहुत खूब।
अच्छा, मैं बहुत आपके बारे में जानकारी थोड़ी सी बटोर रही थी, तो मुझे जी। पता चला आपने अपने बायो में जो आपने लिखा है कि मैं जिंदगी की पाठशाला में पढ़ी हूँ। हाँ देखिए, है ना? तो ये बिल्कुल। एक बतौर एक साहित्यकारा, बतौर एक लेखिका, ये जो हम्म, है इसको हम इंटेलेक्चुअली देखें तो बहुत सुंदर हम्म, लाइनें हैं, लेकिन इसका मतलब भी उतना ही गंभीर है। हम्म। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, कैसे कैसे इसमें इम्तिहान हुए? हाँ नहीं, इम्तिहान दर इम्तिहान, जिंदगी ही इम्तिहान है। देखिए, इम्तिहान का बेशक, तो कोई अंत ही नहीं है। और बेशक। जब भी आप कुछ करने निकलते हो, क्या है ना कि हुँ, एक बड़ा आसान सा तरीका है जिंदगी जीने का, घर बैठो, दाल रोटी खाओ और खुश रहो। कोई आपको कहने नहीं आएगा, रोकने टोकने नहीं आएगा कि ऐसा मत करो। जब आप बिल्कुल, कुछ करना चाहते हो, जब आप निकलते हो, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपके रास्ते में बाधा बनते हैं, बहुत सारे लोग हाथ पकड़ के आपको आगे भी ले जाते हैं। तो ये जो जिंदगी का छोटी छोटी घटना है, बड़ी बातें नहीं, बड़ी बातें तो सबक देती ही हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी घटनाएं जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े सबक दे के जाती हैं जिंदगी। बिल्कुल। तो अगर आप उनको लेना सीख जाते हो, उनको चुनना सीख जाते हो, मतलब बहुत सारे हादसे हम ये कहेंगे। इनफैक्ट हम तो जिंदगी में उन सब लोगों के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारे जीवन में नहीं लेके आए, जो हुँ, निगेटिव तत्व लेकर आए, जिन्होंने बाधाएं डाली, जिन्होंने जितनी आलोचना की उतना निखरी, क्योंकि जिद थी, तोड़ना था, बेशक, उसे उससे आगे निकलना था। तो अगर वो बेशक, बाधा नहीं बनते, तो हमको ये समझ में ही नहीं आता कि हम में इतनी ताकत है कि हम इन बाधाओं को तोड़ सकते हैं। हम उसी दायरे में रह जाते। वो दायरा तोड़ा तो उससे बहुत आगे निकले। ये जिंदगी की पाठशाला। ये ज़िंदगी की पाठशाला है और इम्तिहान दर इम्तिहान आपके चलते रहते हैं और आप हर बार निखर कर निकलते हैं बाहर। डॉक्टर हम रमा खुद सिंह जुड़ी हैं। हम खुद कूद जाते हैं इम्तिहान में। इम्तिहान नहीं भी होता है, हम खुद चले कूद जाते जाते हैं। हैं। हम आदतन कूद जाते हैं। हम आगे जाते हैं इम्तिहान देने। बेशक। डॉक्टर रमा सिंह जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कह रही हैं कि बहुत समय बाद दीप्ति जी को देखा है। और नमस्कार। कमल भूषण जी बहुत खूबसूरत, और नीलम वाजपेयी, मुकुल शर्मा, उर्मिल माधव जी। अ, स्विगी का एड आपने किया? हाँ, स्विगी का एड, अच्छा, अच्छा, ओके। स्विगी का। अच्छा, हाँ। जी जी, उर्मिल मैम, बहुत प्रोत्साहन हमें मिलता है, बहुत हमारा उत्साहवर्धन होता है निरंतर। बड़े हैं और हमारे हमारे संरक्षक हैं, हमारे इस जो पटल है भाव मंजरी का, इसको बहुत मार्गदर्शन देते रहे हैं आदरणीय रमा सिंह जी और उर्मिल माधव जी। ये शुरुआत से हमसे जुड़े हैं। क्या आपको बहुत बहुत खूबसूरत बहुत आप लोग। जी मैम। जी। नहीं, हम बधाई देना चाह रहे थे उर्मिला जी को, उर्मिल माधव जी को भी, रमा जी जी को भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा मंच है, तो जी, बधाई स्वीकार करें। आप सभी तमाम लोगों का आशीर्वाद है। आप भी उसमें शामिल हैं, उस जो हमारे, जिनको हम सीखते हैं, जिनसे जिनसे हम हर पल जिनका हम अनुकरण करना चाहते हैं। जी ममता अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य के अलावा किस चीज में, मैं सारे सवाल एक के बाद एक लेती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा हो, ऐसा कोई इंसान, कोई शख्सियत, कोई आपके जहन में हो? हमारे जहन में, पता है, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, क्योंकि जिसको जहाँ एक हमारे अंदर एक खास बात है, अच्छी है बुरी है पता नहीं, जिसकी जो चीज अच्छी लगती है ना, उसको हम इतना अप्रिशिएट करते हैं मन ही मन। सामने भी बोलते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो बिल्कुल नहीं, हम तारीफ कर नहीं पाते। लेकिन जो जी अच्छी लगती है, वो जी कहीं ना कहीं अवचेतन मन में जाती है हमारे, और कुछ दिनों बाद हम नोट करते हैं कि ये हमें आ गया। जी हम ये बड़ा हमको खुद ही लगता है कि अरे, ये तो हमने वहां उस व्यक्ति में देखा था, और हम हम्म, बहुत अचंभित हुए थे, चकित हुए थे, और हमने उसको अप्रिशिएट किया था। आज हम ऐसा कर रहे हैं, जी तो वो हमें मालूम नहीं होता कि कब कैसे होता, लेकिन ऐसा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी छोटी बातें, बड़ी बातें
और व्यक्तित्व तो बचपन से इंदिरा गांधी ने बहुत हमको, मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसने हमको बहुत प्रभावित किया। बच्चे थे, मालूम तो कुछ नहीं था, बट वो जो दिखती थी और जिस तरह जो ग्रेस उनमें था, और जिस तरह का, और पूरा उस वक्त तो प्रधानमंत्री थी, तो उनको देख के लगता था हाँ इनके जैसे बने। कहना पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल उसी तरफ जा रही है। ऐसा ही लगता है कि मैं सामने इंदिरा गांधी ही मेरे बैठी हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल अब नहीं होंगी, लेकिन वो ही एक व्यक्तित्व जिसे आप कहते हैं कि एक डिग्निटी और एक बहुत खूबसूरत तरीके से खुद को कैरी करना, तो वो चीज आप में झलकती है और बहुत अच्छा लगता है आपको देखना। स्नेह बिष्ट जी, ममता अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों का, बहुत वाजिब जवाब जी, बहुत शुक्रिया। वो बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं, तो निश्चित तौर पर उनके जवाब बहुत वाजिब ही होंगे। उन्होंने जीवन को जिया है और एक अपना नया जीवन दर्शन उन्होंने बनाया है, और हम उस जीवन दर्शन के थोड़ा थोड़ा पास धीरे धीरे पहुंचेंगे बातचीत के तरीके से, माध्यम से। आपके 3 मजमूए जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं। 4 तो मैं 4, हाँ शायद एक की मुझे जानकारी नहीं मिली, 3 मैंने वहां पढ़ा कि 2003 में बर्फ में पलती हुई आग, और 2005 में है तो है, और फिर 2008 में गजल संग्रह बात दिल की कह तो दे। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ वहाँ कहाँ आया है? यहाँ वहाँ कहाँ, नवीनतम जिसकी यहाँ कविताएं वहाँ आप कहाँ? पढ़ती हैं, यहाँ वहाँ कहाँ, जिसकी आप कविताएं पढ़ती। जी जी जी। तो मुझे बहुत छू गई मेरे दिल को आपकी वो रचना है तो है। सुने क्या आपसे? सुना देते हैं। बहुत हमारा क्या स्वागत है आपका। है तो है, है सुनना तो है। चाहेंगे? बहुत खूब। सुना। ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। क्या बात, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात। सच सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। क्या बात है, क्या बात। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। क्या बात। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम को मरना अपनी फितरत है। फितरत है तो है। क्या बात है, क्या बात है। शेर है कि कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। आखिरी शेर है कि दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है। जितनी खूबसूरत ये गजल है, उतना ही आपका जो अंदाजे बयां है वो गजब है तो है। बहुत ही बहुत खूबसूरत। अलका अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कह रही कि इंदिरा जी ने गाड़ी रोककर गुलाब लिया था इसीलिए वो पसंद थी। जी, अलका अवस्थी जी हमारी दीदी हैं, ये हमारी बड़ी सिस्टर जी, हैं। क्या बात है। लखनऊ में है। प्रणाम बहना। ये घर वाले हमको बिल्कुल भी कुछ मानते नहीं है, मतलब दुनिया मानती। हमारे प्रोग्राम नहीं देखते, आज कैसे आ गई है ये पता नहीं। ये आपकी सादगी है कि आप ये कबूल रही हैं, किसी को भी घर में वो तवज्जो अगर मिलने लगे तो इंसान जमीन पर नहीं रहेगा। हाँ सच में, ये सच भी है। ये सच है। ये सच है। हाँ, ये किस्सा हुआ था, हम लोग सीतापुर में थे और छोटे से थे हम, वही तीसरे चौथे
दूसरे तीसरे में पढ़ते होंगे, इंदिरा गांधी आने वाली थी जी। तो घर के सामने जो रोड थी उसके सामने से उनका कारवां निकल रहा था। छोटे थे, अकल बकल थी नहीं, हमने गुलाब पापा लगाते थे, पापा को बड़ा शौक था, तो वहां से गुलाब फूल का तोड़ के और हमने कहा कि हम खड़े होंगे और हम उनको देंगे। तो सबने कहा तुम्हारे लिए कौन देगा, तुम्हारे लिए गाड़ी रुकेगी क्या? हाँ रोकेंगी वो, क्योंकि उनके पापा की पहचान है, पापा को उनके पसंद था गुलाब, नेहरू जी को, तो वो गुलाब देख के रुकेंगे। और भी सड़क के किनारे खड़े हुए थे, और पुलिस और ये वो बड़ा सारा सब। और हुआ ये कि उनकी जब कारवां आए, उनकी गाड़ी आई, तो हम छोटे से बच्चे थे, हम आगे आए, तो हम उन्हें दिख गए फूल लिए हुए, तो वाकई उन्होंने गाड़ी रखी। क्या बात है, ये एक बहुत खूबसूरत याद बन के आपके जीवन में ये बात रह गई, क्योंकि जिन्हें आप पसंद करती थी और उनके साथ एक इतना नजदीकी एक आपका आमना सामना हुआ, तो ये और उनको याद है। हाँ, और उनके साथ ये वही शायद कुछ तो कनेक्शन होगा। उनसे 3 बार मुलाकात हुई। उसके बाद ललितपुर में थे, वो ललितपुर में आई थी स्कूल में, तो कॉलेज की स्कूल की तरफ से हम रिसीव करने गए थे, बच्चे जाते हैं जो, उनमें हम बाकायदा वो उतरी थी, उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था, वो उतरी थी, फूल दिया था, रिसीव किया था। और इसके बाद वसंता कॉलेज में पढ़ते थे जब हम, राजघाट वसंता कॉलेज बनारस जी, तो वहां वो आई थी, विजिट किया था उन्होंने, बहुत सारे किस्से कहानियां अपने जीवन के, बहुत सारी घटनाएं पहलू जो थे वो शेयर किए थे उन्होंने। तो जी, ऐसा हुआ, उनको पसंद किया तो वो मिली भी वो। जी, आप अपने अवचेतन मन से निरंतर उनको संदेश भेज रही थी। शायद हो उनको सकता मिलते रहे। है। सरिता जैन जी शायद आपकी मित्र हैं, हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि आज ताश पार्टी छोड़कर कुर्बानी करके बैठे हैं आपके लिए। कुर्बानी कुर्बानी। धन्यवाद सरिता जी। क्या बात है, आपकी जिंदगी से जुड़े लोग और आपकी जिंदगी के किस्से मैं समझती हूँ बेहद दिलचस्प होंगे, क्योंकि हाँ देखिए, लोग कह रहे हैं, आप परवीन वतालिया जी कह रहे हैं कि आप इंदिरा जैसी दिखती भी हैं। मैं अभी यही बात कह के हटी हूँ कि आप में कहीं वो छवि है, चलिए, बहुत वो ग्रेसफुल खूबसूरती है। पर्सनालिटी जी हाँ जी, है। बिल्कुल। उर्मिल माधव जी कह रही हैं कि सियासत अपनी जगह पर, जो एक व्यक्तित्व था इंदिरा जी का, उससे कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल, निश्चित, निश्चित तौर पर। निश्चित, डॉक्टर अल्पना बिल्कुल। सुहासनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में हम बातें भी पूछते रहेंगे। और वाकई इतना दिलचस्प आपका जीवन है, और जैसे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जानेंगे और आपको खूबसूरती आपके जीवन की। साहित्यिक जो आपका आधार बना, उस दिशा में, उस यात्रा में आपका जो पहला कदम पड़ा, मैंने पढ़ा था आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए कि डॉक्टर कुंवर बेचैन और मंगल नसीम जी का खास आप के साहित्यिक यात्रा में, पदार्पण में उनका सहयोग रहा, और किस तरह उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया, उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो लिखने का शौक तो सबको जैसे बचपन से होता है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पहले कोट करते थे, शेर, बड़े बड़े शायरों के शेर वेर का मतलब नहीं मालूम था, डायरी में लिखते थे उल्टा सीधा, वो जमाना था। फिर उसके बाद 12th के बाद लिखना शुरू किया, मतलब जिसको कहते हैं कविता, तो मुक्त छंद में लिखते थे। अब मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन होता है बेसिकली, आप जो अनुभूत करते हैं उसको आप अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई, फिर लिखते थे, और वो सारा लिखा हुआ डायरी में रहता था, छुपा छुपा के। और यह था कि कोई देखे नहीं, कोई पढ़े नहीं, कोई जान नहीं ले, सब बहुत गुप्त होता था हमारा। फिर उसके बाद बीए हमने किया था और हमारी शादी हो गई थी। शादी होके हम आ गए गाजियाबाद, और उसके बाद हमने एमए किया। तो एमए कॉलेज ज्वाइन किया हमने, हिंदी लिटरेचर में एमए किया। तब डॉक्टर कुंवर जेसी राय उस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे जी, हिंदी साहित्य के। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई यहाँ पे, तो मालूम ही नहीं था हमको, कि लोगों ने बताया अरे वो तो बहुत बड़े कवि हैं, तुम वहां जा रही हो पढ़ने उनके पास है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, डॉक्टर साहब से मिले तो बड़े ही सहज व्यक्तित्व आपका।
तो अब साहित्य की कक्षा होती थी तो फिर बातें ही ऐसी होती थी कि जहाँ पे सारे विचारों का आदान प्रदान होता था, साहित्य को समझना। तो वहां से फिर अपना अपना क्रिएशन सब लोग सुनाते थे सर को, और सर कवि थे तो एक ये भी था कि एक इच्छा रहती थी सर सुने देखें क्या है। वहां से फिर पहली बार उन्होंने कहा कि दीप्ति आप, कविता थी डायरी, वो छपी। उन्होंने पहली बार उसमें न्यूज़पेपर था, कोई नाम नहीं है, उसमें छपी। वहां से फिर ये हुआ कि छपने का जो एक मतलब जो पहली कविता छपती है ना आपकी, वो चाहे कहीं छपे, उसकी खुशी दोबारा आपकी खुशी नहीं मिलती जी। तो वो आप लेके उड़े उड़े घूमते हो, मतलब वो कागज जो है जहाँ आप छपे होते। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि और डॉक्टर साहब से याद आया, हम लोग का फेयरवेल दिया था हम लोगों ने एमए फाइनल को, तो टीचर्स को भी उसमें वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइटल तो देते हैं। को टाइटल दिया था, हाँ, ये कवियों के दिल भी अजीब होते हैं, संतोष घर में है, ये बेचैन रहते हैं। आंटी का नाम संतोष है, तो उनको दिया था कि ये कवियों के दिल भी अजीब होते हैं, संतोष घर में है, ये बेचैन रहते हैं। तो बढ़िया है, बहुत खूब। शुरू हो गया था ये सब। तो उसी तो मुक्त छंद में लिखते थे, और बेसिकली गजल की जो शुरुआत हुई है वहां, वो था टर्निंग पॉइंट। हमको लिखना उखना नहीं आता था जी। तो सर आए थे घर आते थे, बड़ा बेटा हो चुका था हमारा, उसके लिए टॉफी लेकर के आते थे जी। तब तो गाजियाबाद में थे, छोटा बेटा भी हो गया था हमारा, नोएडा में थे। तब सर एक बार आए और चाय पानी हो रहा था, बोले बताओ दीप्ति क्या लिखा है। तो हमने कहा सर गजल लिखी है। अच्छा तुमने गजल लिखी है? हाँ सर हमने गजल लिखी है। बोले सुनाओ। तो बड़ा वाहियात सा कुछ लिखा था, मतलब उस वक्त तो यही गजल है। तो क्या हुआ? अच्छा, ये तो सर का कमाल था कि मतलब उन्होंने इतने पेशेंस से सुना, मतलब हमारे सामने तो अब कोई ऐसा है तो हम बौखला जाए कि ये क्या कर रहा। लेकिन उन्होंने बहुत पेशेंस से सुना हमको, और फिर बोल दी आप जो है, आप में संभावना है, आप गजल कहेंगी। हमने कहा सर कह तो रहा है दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। मैं बताता हूँ आपको, आप कहिए। फिर उन्होंने जो था वो भैया पैर में ये काफिया हमारे सर से ऊपर से कुछ। फिर होता ये था कि हमारा और सर का बाकायदा झगड़ा होता था। अब कहते थे सर मफहूम ये रहा, रदीफ ये दे रहा, काफिया आप बना लीजिए शेरवेर, हमसे नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, लेकिन उनको मालूम था, उनको एतमाद था कि हम कहेंगे, उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब कहते ना कि गुरु को मालूम होता है कि शिष्य में क्या है, शिष्य को नहीं मालूम। क्या बात है, क्या बात है। तो वो लगातार जो थे मेहनत करवाते रहे हमसे। फिर एक बार पकड़ में आई तो फिर ना गजल ने हमको छोड़ा, ना हमने गजल को। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। और डॉक्टर कुंवर बेचैन कभी अभी जैसे एक आध बार इस पृष्ठ पर भी आए और उन्होंने सुना, बात करते हुए बातचीत को भी सुना, सराहा भी। बेशक काबिले तारीफ, काबिले एहतराम शख्सियत है उनकी, और जिस तरह से वो उत्साहवर्धन करते हैं बनिस्बत इसके कि हम लोग अभी कुछ भी उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हौसला बढ़ाते हैं, वो उनकी शख्सियत है। जी, अभी कुछ मैं ये कमेंट्स ऊपर चले गए तो मुझे लगता है अलका अवस्थी जी शायद जो है दीदी हमारी, हाँ जी दीदी हैं, और वो एक कह रहे थे कि ये गजल आप सुनाइए, हर रिश्ते को हम नाम दें। ये वो कह रहे थे शौक से इल्जाम दें, क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को हम नाम दें। जी, हम न मानेंगे, हम न मानेंगे, हमें अब शौक से इल्जाम दें, क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें।
क्या बात सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, जी। सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, क्या जरूरी है कि हर आगाज को अंजाम दे। हर आगाज को अंजाम दे, क्या बात। सिलसिला चलता रहे, क्या बात। और है कि खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, क्या जरूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें। क्या बात है, बहुत बड़ा शेर है जी। बहुत खूबसूरत। क्या जरूरी है इतने उसे हर बार हम पैगाम दें, क्या बात। पैगाम दें, कमाल। इतने शेर याद है जी। अभी इतना ही जी, याद अभी था। आपकी आपके जो फैन फॉलोइंग है, आपके जो फैन यहाँ पर हैं, वो फरमाइशें शुरू हो गई हैं। देखिए, साक्षात्कार तो फिर ये काव्य पाठ और गजल पाठ में बदल जाएगा। जी, अभी आप उर्मिल माधव जी का था कि तुम तो जरिया थे, वो सुनाइए। अच्छा, हम दो दो शेर ऐसे ऐसे सुना देते हैं तो फरमाइश भी पूरी हो जाएगी, बात भी बिल्कुल हो ठीक है, जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, ये है, इरशाद। इसके दो मतलब, ये कि जिससे जी, इसके दो मतलब हैं। और एक है जो पहले कहा था, उसमें ये था कि जिससे हमने खुद को देखा तुम वो एक नजरिया थे, फिर से कहिएगा जिससे प्लीज। जिससे हमने खुद को देखा तुम जी, वो एक नजरिया थे। अब दूसरा मतलब सुना देते हैं, भूल गए। ये कि जी, जिससे तुमने खुद को देखा हम वो एक नजरिया थे, क्या बात है। जिससे जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नजरिया थे। है, क्या बात। हमसे ही अब खतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। वाह, क्या बात, क्या बात है। जिससे तुमने खुद को देखा हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब पतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, क्या बात। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है। तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे। वाह, क्या बात। वाह और कमाल, वाह इसका एक कमाल। शेर है कि मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निपटा। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। हम तो संत कबीरा की झीनी सी एक चदरिया थे। चतरिया थे, क्या बात है। बहुत नाजुक शेर है, बहुत ही खूबसूरत शेर है। कमाल की आपकी शायरी है, और जिस तरह से वो दिल को छू के जाती है, क्योंकि वो दिल को छू के, दिल से कहीं बात दिल तक जरूर पहुंचती है। और वो गजब आपकी शायरी है। अब मैं कविताओं की बात करूं तो आपकी हर कविता पे दाद दी जाती है, आपकी हर गजल कमाल है। अभी पीछे ही मैं आऊंगी, वो औरत वाली मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। आपने दूसरी औरत जो भी मैं सुन रही थी, जी, वो मैं जरूर सुनूंगी। पहले मैं आपसे एक बात बहुत खूबसूरत सी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपका खुद का वकार, आपका खुद का वजूद एक इतना विशाल आपका अस्तित्व है, और आपका जो मैं कहूंगी कि जिस तरह से बड़ी बड़ी शख्सियतें, जनाब गुलाम अली, कविता कृष्णमूर्ति जी ने आपकी गजलें गाई, हरिहरन जी, मतलब ये तीनों दिग्गज पुरोधा जिन्हें हम कहेंगे, संगीत सम्राट जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके साथ आपका इतना क्लोज कनेक्शन रहा, तो किस तरह ये संभव हुआ, किस तरह से गजलें आपकी उन्होंने गाई। ये तो अजीब सा ही मामला था। गुलाम अली साहब के साथ तो ये बनाया है अतुल अतुल मिश्रा ने। देखिए, माफी चाहते हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं सब कुछ। जी, स्वाभाविक है ये मिश्रा भी। जी थे। आपने आपने लेट को कर दिया हुआ है बहुत कुछ। ये एल्बम बनने की बात थी और इसमें सारी गजलें हमारी थी। 8 गजलों का ये एल्बम है, जिसको जी, कि गुलाम अली साहब ने और कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है। जी, तो ये यूं बना। और हरिहरन जी ने तो, वो तो कमाल ही था। एक बार ऐसे ही फोन आया हमारे पास, और वो उनकी टोन साउथ इंडियन टोन, इसमें बोले जी, हेलो, हमने कहा दीप्ति जी बोल रही हैं, हमने कहा बोल रहे हैं। बोले दीप्ति जी, हमने कहा जी। बोले ये जो आपकी है तो है, जी। बोले मुझे गानी है, हमने कहा गा लीजिए। तो वो, हमने कहा ठीक है गा लीजिए, आप बोल कौन रहे हैं। बोले मैं हरिहरन बोल रहा हूँ।
बैंक हो गए आप। क्या बात है, ये कितनी बड़ी क्या। शख्सियत है वो, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मतलब सोच से परे था। हमने सोचा होगा कोई कह रहा है गा लीजिए भाई, गाना चाहते तो। क्या बात है, क्या बात तो हम उठ के ऐसे बैठ गए, हम आराम से थे और फोन हम ऐसे, जी सर वहां बोल। है। मैं समझ सकती हूँ कैसा लगा होगा। फिर तो जब उन्होंने रिकॉर्डिंग की, फिर बुलाया, फिर मिले बैठे, फिर उन्होंने एक चेक भी दिया हमको जो कि बिल्कुल उम्मीद से परे है। गायक चेक वेक नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और जो लिरिसिस्ट है, जो शायर है, उसको तो कोई गर्दानता ही नहीं है, कुछ पूछता ही नहीं है उसकी। जी, वो कहते हैं आपका आपका हौसला बढ़ गया, हमने गा दिया। हमने आपका सलाम गा दिया, हमने आपको वहां पहुंचा दिया। पहुंचा नहीं, बट दिया। उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट के साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जी। तो ये रहा, इस तरह से होता गया। चीजें होती गई। देखिए होती मतलब इस तरह से, जिस तरह कहेंगे कि आपके शब्दों को, जो आपने शब्द लिखे थे, उनको एक अनंत जीवन मिल गया, क्योंकि जब वो ऐसे बिल्कुल दिग्गजों के मुखारबिंद से वो शब्द, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। क्या क्या खूब बात कही है। और इसमें कौन सी गजल, जो ये हाजिर टू उनकी एल्बम थी, कौन है सी तो है, गजल? है तो है तो है, सब गाते हैं, मतलब बड़े से लेके छोटा। बल्कि है तो है का एक ऐसा भी किस्सा है कि बहुत बेसुरा गा गा के भी लोग भेजते हैं हमारे पास, हम उनकी भी तारीफ। क्योंकि तब कैसा लगता है बात आपको ये जब कोई? नहीं, हमें खराब इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें उनकी भावनाएं समझ में आती, वो प्यार करते हैं। जी, और वो जी बिल्कुल। उसको मतलब ये बड़ी बात है कि वो उसको गाना चाहते हैं, हम्म। तो उनकी इच्छा है, वो भेज देते हैं। उनको क्या मतलब, किसी ने तो ऐसे भी गाया है, वो नहीं मेरा मगर से मोहब्बत है तो है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो कमाल है। चलिए, हाँ, एंटरटेन लेकिन होने के लिए अच्छा आप है। सोचिए हरियाणा से थे कोई, वो मतलब उनका अपना स्टाइल था बहुत, लेकिन प्यार है। हम भी हरियाणा वाले बैठे हैं आपके सामने। उतनी लखनवी नजाकत तो नहीं है हमारे में। नहीं नहीं, बेशक आप नहीं तो है। बहुत बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी हैं आप। नवाजिश मैम आपकी, बहुत बहुत आपका प्यार है। और आप सभी का जब स्नेह मिलता है तो हौसले बढ़ते हैं, और आपका आशीर्वाद जब मिलता है तो अच्छा लगता है बेशक। अच्छा, अभी मैं देख रही थी कि कुछ, क्योंकि बहुत कम समय में, जब मुझे भी ऐसे ही लगा था जैसे आपको आपका गुलाब इंदिरा गांधी ने ले लिया था ना रुक के, तो मुझे भी ऐसा लगा था दीप्ति मिश्रा से मेरी बात होगी। तो मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ था। क्योंकि आपका जो परिचय है वो, क्योंकि जो शख्स खुद होता है शायद उसे अपने बारे में इतना नहीं पता होता, जिस तरह से उसको लोग देखते हैं, जिस तरह से लोग उसे समझते हैं। तो मेरे लिए आप एक मुकम्मल, एक जो मैं तसव्वुर कर सकती हूँ एक महिला की जो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप वो मुकम्मल महिला हैं। हम कहाँ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बट क्या आप बात ऐसा है। कह रही हैं, उसके लिए शुक्रिया। जी जी, बहुत कुछ बेशक होना बाकी है। और अच्छा, आपने कोई ऐसे दौर में जब मंचों पे मुशायरे पढ़े थे, जिस समय जैसे खवातीन को इतना ज्यादा नहीं मिलती थी, तवज्जो नहीं मिलती थी, तो उस तरह का जो आपका मंचों पे मुशायरे पढ़ने का जो अनुभव था शुरुआती दौर में, किस तरह का आपका अनुभव रहा, कैसा लगा? देखिए हमारे साथ क्या हुआ था कि अ, हम साहित्य की दुनिया से आए थे, हमें हम्म। मंचों का खेल वेल मालूम ही नहीं था। जी। मतलब मंच हमारे लिए, हमने जिन्हें मंच पे देखा था, हमने निराला को सुना, हमने महादेवी को सुना, हमने, तो वो तस्वुर था। जी। मंच कुछ और होता है, मंच की कविता कुछ और होती है, मंच की डिमांड कुछ और होती है, ये सब मालूम ही नहीं था। साहित्य से निकले और इधर आके पहला प्रोग्राम हिंदी एकेडमी का ही कोई था प्रोग्राम, उसमें गए थे, बहुत जी। अच्छा लगा। फिर उसके बाद से कवि सम्मेलनों के जो है वो आने लगे जी। प्रोग्राम्स वगैरह, तो गए। कुछ
कुछ लगता था अजीब सा, समझ में नहीं आता था क्या है जो हमको जी परेशान कर रहा है, कुछ है जी जो अनईजीनेस है, नहीं समझ जी। पाते थे हम क्या है। फिर पिलखवा में एक प्रोग्राम था हम्म और वहां पे आए थे, अब नाम वाम क्या लेना पता नहीं, वो है भी कि नहीं है, जो भी थे बड़े सीनियर शायर थे, हास्य कवि थे कोई, बहुत सारा पी रखी थी उन्होंने और स्टेज पे ही वो गिरे पड़ रहे थे। और जो वो अनाउंस कर रहे थे, वो बोल रहे थे, वो बड़ा भद्दा और बहुत ही खराब था। और हम्म उसी में कुछ ऐसा भी हुआ कि एक और कोई पोइटेस आई थी, शायरा थी, उसके साथ भी कुछ बदतमीजी हुई। उसको उसको बोलने हम गए तो उसने कहा कि नहीं, हमको प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे अगर अरे इनको कुछ कहा गया, मतलब वो कुछ। तो वो जो एक्सपीरियंस था, हमें लगा ये कहाँ आ गए हम, ये कौन सी दुनिया है। जी प्रश्न, मतलब ये लगा कि ये तो नहीं करने आए हैं, ये देखने भी नहीं आए हैं, ये जानने भी नहीं आए, तो जी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जगह ही नहीं है। तो उसके बाद हमने छोड़ दिया, गई नहीं, क्योंकि बड़ा अजीब माहौल था। वो जो खैर ये हमारी ही गलती थी, जब हम किताबों को पढ़ते हैं ना, तो क्या है, विजुअलाइज कर लेते हैं, हम एक इमेज बना लेते हैं, हम सोच लेते हैं ये संसार वही है, वो नहीं वही है। जो वो हम नहीं। किताबों में पढ़ते हैं, दुनिया उससे बहुत अलग। हम जिन शख्सियत को किताबों में पढ़ते हैं ना, और हम वो नहीं कहते हमारे बारे में ऐसा सोचो, हम एक तस्वुर बना लेते हैं, हम जी उनको आइडियलाइज कर लेते हैं, हम उनको इंसान से ज्यादा कुछ और समझने लगते हैं कि जी निराला थे तो ऐसे होंगे, नहीं, वो इंसान थे, वो पुरुष थे। तो ये बात बहुत बाद में समझ में आती, जिस समय हम उन्हें पढ़ रहे होते उस समय नहीं समझ में आती। जी तो उन जी सबको जो जो आइडियलिज्म था ना, वो टूट गया एकदम, बिखर गया हम्म जिसको बोलते हैं कि। तो हमने छोड़ दिया। और उसके बाद बहुत कुछ पूछा गया, तो हमारा ये जवाब होता था कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मंच हमारे लायक नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हम मंचों के लायक नहीं, मंच के लायक हमारे, बिल्कुल। हम नहीं। तो ऐसा रहा। फिर ये बॉम्बे आने के बाद, बहुत साल बाद जब बॉम्बे पहुंचे, और यहाँ पे ये था कि एक प्रोग्राम में यूं ही चले गए थे, सिर्फ इसलिए कि रायगढ़ में था, उसमें ये हसन कमाल साहब, निदा फाजली साहब, जी फैसल जाफरी साहब, जी बॉम्बे का पूरा क्रीम था, मतलब ये भी थी अना, ये हम्म भी। तो वो मुशायरा कुछ ऐसा रहा, कासिम इमाम साहब थे उसमें, जी कि वो हमारे नाम था। अब ये कैसे था, क्या था, हमें नहीं मालूम, और हमें हमारी तरह से सुना गया। और इवन ये हुआ कि निदा फाजली तो बहुत नाराज हो गए थे पहली बार। तो उन्होंने कहा कि ये कौन आई है, ये, तो उनको लगा ऐसे ही जैसे सारी और भी होती हैं, मतलब लिखवा लिखवा के आ जाती हैं। तो उनको और ये सच बात है, यकीन ही नहीं होता है, ये गलती है क्या बेसिकली, कि इतना घालमेल है सब कुछ की प्योरिटी समझ में नहीं आती है लोगों को, आते 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 जी आते बहुत वक्त लग जाता है। जी तो जो चल रहा है सब सोचते हैं कि वैसा ही कुछ है। तो बहरहाल वो मुशायरा ऐसा था कि वो, मतलब निदा कैसर जाफरी, ये सब बिल्कुल। और था, शायद वो दिन हमारा था, और शायद वो दिन इसीलिए था कि वो ये बताने आया था कि हमें मंचों पे आना चाहिए। जी तो उस दिन हमको लगा कि जब हमें हमारी शर्तों पे हमारी तरह से सुना जा रहा है, और वही सुना जा रहा है जो हम कह रहे हैं, आप सुनाना हम चाहते हैं इसके जी। लिए कुछ नहीं कह रहे, हाँ, तो हम क्यों नहीं आए। और फिर एक हौसला बढ़ता है, इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े शायर, इतना सारा वो, और उसके बाद सुना गया दीप्ति मिश्रा को, आ गया एक हौसला, तो चल जी पड़े फिर। फिर से चल पड़े। मैं कहीं हाँ, यही पढ़ रही थी कि आपने एक बार मंचों को बिल्कुल नकार दिया था कि आप मंचों पर नहीं जाएंगी, और बिल्कुल। ये बहुत आपने बात सटीक कही, और बहुत अच्छा है कि आप लिखती बिंदास हैं, आप बोलती बिंदास हैं। बेशक ये चीजें होती हैं महिलाओं के साथ, और उन्हें बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन के लिए उनको एक दिखावटी चीज बना के मंचों पे परोसा जाता है मनमर्जी से, और बदतमीजियां भी होती हैं, द्व्यर्थी संवाद भी होते हैं, वो बहुत आहत करते हैं। तो कोई भी संवेदनशील महिला शायद ऐसे मंचों पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात है, इसके लिए दोष हम सिर्फ सामने वाले को नहीं दे सकते, दोषी हम हाँ हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक।
बेशक। तो हम ऐसी परिस्थिति बनने क्यों देते हैं? बनने ही क्यों हम देते? हम महिलाएं ऐसा होने ही क्यों देते हैं? कौन सा बिल्कुल ठीक कह लालच? रहे हैं। तो मुझे अलका अवस्थी जी का खास तौर पर आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे बहुत प्यारा से कॉम्प्लीमेंट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अरे उन्होंने कहा तुम छोटी हो, बहुत 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 शुक्रिया आपका। मेरी नजर 400 कमेंट्स पे भी बनी हुई है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं आपके पसंदीदा रचनाकार कौन है? आप पढ़ो जिनको आप पढ़ो। पढ़ते हैं। पसंदीदा रचनाकार कौन है आपके? हाँ हाँ, क्या पसंदीदा? रचनाकार जिनको आप पढ़ती अब हैं। फिर वही है कि सबसे अलग अलग, हम समझ रहे हैं, सबसे अलग अलग, मतलब अभी कंटेम्प्रेरी में तो निदा को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जाना है, वो हमको जी, खींचते हैं, शहरयार साहब हमको। और इधर चले जाए तो जॉन एलिया हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान में, बेशक, उनको हम पढ़ते हैं। हाँ, बेशक। और ये हमेशा देर कर देता हूँ मैं, क्या नाम है इनका? हमेशा देर कर देता हूँ, ये है। भूल जाते हैं। जी। हाँ, वही भूल जाते हैं, हमने कहा ना, हम यही क्या, इन्हीं की तर्ज पे जो इनके है ना, ये नज्म हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो हम यही कहते हैं, हमेशा भूल ही जाती हूँ। तो हाँ। हाँ, मुनीर नियाजी साहब, हाँ, मुनीर मुनीर नियाज़ी। नियाजी साहब। जी, जी, जी। तो ये है जो हमको पसंद है। डॉक्टर रमा सिंह, उर्मिल माधव जी निरंतर बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत उनके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं। और हंसा सिंह भी अभी आई थी। हंसा सिंह आप परिचित हैं डॉक्टर रमा सिंह हाँ, जी हेलो की। जी, जी जी, वो जानते बहुत, हैं सर। जी, अभी कुछ दिन पहले हमने उनके साथ भी एक साक्षात्कार किया था। बहुत बिंदास पर्सनालिटी है, बहुत खूब। मतलब जब महिलाएं इतनी मुखर होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखना, बात करना। जी, उर्मिल माधव जी नियाजी याद आ गए दीप्ति जी को। हाँ, मुनीर नियाजी मुनीर साहब, हाँ, नियाज़ी। याद है। अच्छा, वर्तमान परिदृश्य है जो, दारा बानो वफा दारा बानो वफा बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, जी, हाँ, बताइए आप। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें ये जो अभी तक जो परिवर्तन हम्म, आए हैं उनको कैसे देखते हैं आप? हम्म। कैसे परिवर्तन, मतलब? मंचों को लेकर, प्रस्तुतियों को लेकर महिलाओं की, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने एक बार दोबारा स्टार्ट किया कि अब मैं अपनी अपनी शर्तों पर मैं खड़े होकर पढ़ सकती हूँ, तो वर्तमान में कुछ फर्क पड़ा है पहले समय से? भाई, मंच से साहित्य तो गायब है, जी, फिर नहीं से है कहिए। साहित्य मंच। साहित्यिक मंच मंच से नहीं? साहित्य गायब है, जी, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, साहित्य। कमर्शियल मंच है, कमर्शियल मंच है। बिल्कुल। तो और क्या कहें, आप तो कह दिया जो कहना था, एक ही सेंटेंस कह तो दिया। आपकी आवाज थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा सा अच्छा, कम ठीक है। कर। हम हम कह रहे, कह तो दिया, मतलब एक ही वाक्य काफी है कि साहित्य नहीं है, अब वो जो भी है वो क्या है वो। ईश्वर जाने, सही बात है। आप कहीं भी तृप्त नहीं हो सकते। मंचों से आप जो शायरी सुनते हैं वो बिल्कुल आपको वो संतुष्टि नहीं देती है, वो आभास नहीं देती, सुकून नहीं देती, निश्चित है। वो पता क्या है, बेसिकली क्या है कि लाफ्टर चैलेंज और मतलब बहुत सारी चीजों का घालमेल हो गया है। हम्म। अ, शेरो शायरी कहाँ चली गई है, मतलब सॉरी, लेकिन मुशायरों में अभी है, अदब बचा है, हम्म। हम्म। मुशायरों में अभी अदब है, लेकिन हम्म। हमारे कवि सम्मेलनों में ना वो बहुत, मतलब नाम मात्र को है शायद। जी, मैं समझ सकती हूँ। ये पीड़ा है, ये वेदना है, क्योंकि अच्छा साहित्य नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। तो कहीं ये दुख होता है कि साहित्य का ह्रास हो रहा है। हाँ, और दूसरी एक चीज है ना कि एक ये बात हमें कभी समझ में नहीं आई कि ये कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, की जो लोग चाहते हैं आप वो ही परोसते हैं। पूरी परोसते ऐसा हैं। नहीं है, आप जो परोसोगे वो लोग हम्म, चाहने लगेंगे। सच बात है, सच बात है। हर किसी की अपनी एक ऑडियंस है, क्योंकि आपने व्यवसायीकरण, जिसे रमा जी कह रही हैं कि बिल्कुल व्यवसायीकरण कर दिया है मंचों का। आप सस्ती कविता परोस रही हैं, बिल्कुल, बेशक, हाँ, बेशक यही बात है।
देखिए ममता जी कह रही हैं कि आपका नाम आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, दीप्ति अर्थात प्रकाश और मिश्री मिश्री घृत वाणी। बेशक। अरे वाह। जी। सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया तो कह दिया। शालिनी मिश्रा जी कह रही हैं कि सच को मैंने सच कहा। बिल्कुल, बेशक आप सच कह रही हैं। और जी बिल्कुल द्विअर्थीय संवाद है। कांची सिंगल जी, ज्योत्सना सिंह जी, निर्भर करता है कौन मंच पर है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल निर्भर सही करता है। सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं, बिल्कुल। मतलब कभी कभी तो अफसोस होता है, जो जी संचालक संचालक ही कहते हैं, संचालक और कवियत्रियों के बीच में जो नोक झोंक होती है, प्री प्लान्ड, बिल्कुल द्विअर्थी शर्म संवाद। आती बिल्कुल शर्म है, आती। बहुत शर्म आती है। मतलब ये लगता है कि ये हम लोग एक ही तबके के हैं क्या। जी जी बहुत तकलीफ होती है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, ये क्या है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि महिलाएं भी बराबरी से जिम्मेदार हैं, सिर्फ पुरुष नहीं। बराबरी से महिलाएं बराबरी से नहीं, ज्यादा जिम्मेदार है। ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप अलाउ जैसे करती हैं। यस। क्योंकि आप अलाउ करती हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि दोस्तों के मामले में आप बहुत ही लकी हैं। आपके आसपास आपके बहुत खूबसूरत और अच्छे दोस्त हैं। आपका एक, मतलब मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे शालीन और ऐसे बहुत सुंदर से और ऐसे लोग क्या किसी गैंग के सरगना हो सकते हैं क्या? कोई गैंग बनाया आपने? बताइए ना उसके बारे में। कौन जी, सा गैंग है? हमारा हमारा एक बड़ा प्यारा सा गैंग है, जिसका नाम है हाँ। गैंग सिस्टर्स। हम लोग 5 वाओ! सिस्टर्स हैं इसमें। क्या जिसमें कि लता हया है, जी। प्रज्ञा विकास है, कविता हुँ, गुप्ता है और अर्चना जौहरी। और ये हम लोगों का एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग मिलते बैठते बातचीत ये सब होती ही रहती थी। तो एक बार मंगल नसीम जी आए थे। तो जी, अच्छा, मंगल नसीम जी के बारे में कहना बहुत जरूरी है कि हमारी शायरी में जो शार्पनेस है, जी। वो नसीम जी से मिलने के बाद ही क्या आई बात है। क्या बात बेसिक्स हमारे जो हैं वो डॉक्टर कुंवर बेचैन से हमने सीखे, क्या लेकिन वो बात! जो शार्पनेस है, जिसको नोक पलक कहते हैं ना, उसकी बारीकियां जो है, वो नसीम हुँ, जी से सीखने को मिली। और आज तक जब भी होता है उनको हम फोन करते हैं, बिंदास फोन करते हैं। जी। तो नसीम जी आए हुए थे और गोष्ठी रखी थी हम लोगों ने, हम सब लोग थे। तो वो जा रहे थे इस जब वो, तो हम लोग लिफ्ट में थे और कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि तुम लोगों ने तो पूरा गैंग बना लिया। अच्छा। तो हाँ, उसी में प्रज्ञा विकास ने कहा कि अरे ये तो बढ़िया गैंग सिस्टर्स। पहले हुआ गैंगस्टर्स, फिर उससे गैंगस्टर्स। फिर बताया तुमने गैंग सिस्टर्स। तो उस तरीके से ये नामकरण हो गया और फिर तो हम लोग बहुत एक्टिव हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। और हाँ, वाकई ये आप सही कह रही हैं कि हम ब्लेस्ड हैं, लकी हैं कि ये चारों लोग मिले और हम हुँ, लोग और वाकई जब हम लोग चार पांचों साथ में होते हैं ना, तो हमारी जो ऊर्जा है पांचों की, क्या बात! वो मिलके, हाँ, मतलब कुछ करते हैं हम लोग, वाकई कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ अच्छा, कुछ नया। जी। तो बस ये है। आपके गैंग सिस्टर से लोगों को बहुत सारे आइडियाज मिलने लगे हैं। हम्म। वो गैंग ब्रदर्स बनाएंगे, गैंग ब्रोस बनाएंगे। बनाइए बनाइए, बिल्कुल। लोगों को इससे आपसे आइडियाज मिल रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बात आपने स्वागत कही। है। बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वच्छंद हैं, आजाद हैं, जो मर्जी कीजिए। और हाँ, बिल्कुल। बुलाइए और हमें बुलाइए, आप बनाइए और हमें बुलाइए। क्या बात है, क्या बात है। हम कह रहे हैं तो आप मेरा गैंग मेरा बनाइए अपने, और फिर हम जी, हम्म, मेरा निमंत्रण तो आप अभी अग्रिम उसके साथ आप, मेरा प्रस्ताव है मेरा, तो आप स्वीकार करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाव मंजरी की जो हमने नींव रखी थी, भाव मंजरी की संस्थापक सदस्य के तौर पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या भाव था। हम लोग महिलाओं की जो ये स्थिति है कि उन्हें एक बिल्कुल आइटम की तरह परोसा जाता है मंच पर, तो इसके यही यही भावना रखते हुए हमने ये एक अंतरराष्ट्रीय महिला मंच, विशेष तौर पर एक महिला मंच हमने गठित किया, जिसमें कि महिलाओं के, जो भी महिलाएं काबिल हैं और जो अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं,
कोई जरूरी नहीं है कि वो किस तरह का वो कपड़े पहने, वो व्यर्थी बातें सुने या उनका मन आहत हो। तो हमने एक महिलाओं के लिए एक मंच बनाया और पुरुषों को सामने बिठाकर सुनाया कि देखिए इस तरह प्रस्तुत किया जाता है महिलाओं को मंचों पर, और इस तरह से गरिमा होती है एक महिला की, जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो हमने एक ये सिखाने की मुहिम शुरू की है आपके आशीर्वाद से, उर्मिल मैम के आशीर्वाद से और रमा जी के आशीर्वाद से। ये प्रयास हम शुरू कर चुके हैं, लॉकडाउन हो गया बीच बहुत में, नहीं एक इवेंट हम करते बड़ा, और उसमें बेशक आपको आमंत्रित करने की हमारी इच्छा होती है हार्दिक। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए, और बहुत स्वागत योग्य है ये तो, कभी भी बहुत बुलाइए आभार। हम आएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि आपका हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से आप भी सोचती हैं, इस बात को लेके चिंतित हैं, क्योंकि जब साहित्यकार जो संस्थाएं हैं जो साहित्य का जो देखना चाहती हैं विकास, वो अगर आगे आएंगी तो शायद कुछ व्यवसायीकरण कम हो सकेगा। बेशक व्यवसायीकरण रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं, हक है, पैसा कमाना जी चाहिए, कमाएं, लेकिन हम अपनी मतलब जो सीमाएं हैं ना उनको क्यों तोड़ते हैं। गरिमा साहित्य खंडित को ना हो। साहित्य को रहने देना, मतलब हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल क्या डाइल्यूट करने की जरूरत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अज्ञे ने कहा था ना कि हम लोगों तक क्यों पहुंचे, लोग हम तक आए। क्या बात। तो हम बात में इतनी दम तो लाएं कि लोग हम तक आए। हम तक क्यों आए। हम इतने सहज सरल हो जाएं कि बस जो सुने और उसके बिल्कुल, थोड़ा सा उसके लिए उसको भी जहन पे जोर दे ना वो। हम्म। दिक्कत क्या है। जी जी बेशक। अच्छा, ये बात अगर आपसे नहीं पूछी जाएगी तो ये तो बहुत बड़ी कमी रह जाएगी, क्योंकि बतौर अभिनेत्री आपको बहुत पसंद किया गया और आपने बहुत ही कमाल का जो आपने किरदार निभाया था तनु वेड्स मन्नू में, मेरी आंखों के सामने अभी भी मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म खास तौर पर। तो किस तरह ड्रामा, आपने ड्रामा से शुरुआत की थी और उसके बाद आप फिल्मों में आए। हाँ, थिएटर एक्चुअली बचपन से था शौक, ये दोनों चीजें जो है। तो बचपन में स्कूल कॉलेजेस में कोई भी ऐसा होता ही नहीं था, मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी तो दीप्ति मिश्रा होती, पांडे, दीप्ति पांडे होती जरूर थी उसमें कि, तो वहां से था ये कि मतलब वसंता कॉलेज में थे तो हम लोग का बीए में जब थे तो वहां पे तो एनुअल फंक्शन पे एक प्ले होता था 3 घंटे का, एम्फी थिएटर में, ओपन एयर थिएटर। तो उसके हीरो हम होते थे। तो तो वो मतलब वो पक्का था कि आजर का ख्वाब हुआ था तो उसमें आजर की भूमिका की थी हमने, पिगमेलियन का उर्दू वर्जन। फिर था जी ययाति, तो ययाति किया था। तो हमारी शादी हुई थी तो हमारी जो ड्रामा टीचर थी इरा दीदी, उन्होंने कहा था कि आप हमारे हीरो को ले जा रही हैं गर्ल्स कॉलेज में, हीरो हमको। क्या बात है। मैंने मम्मी से कहा था कि अरे हमारा हीरो चला जाएगा, मैं ये तकलीफ है। तो ये था, वहां से फिर नोएडा में थे, फिर मतलब शादी के 10 साल तक हमने कुछ नहीं किया। 10 साल बच्चे हुए उनको, उनका लालन पालन, फिर उसके 10 साल बाद हमने जो है पुनः दोबारा करियर की तरफ देखा। पढ़ाई तो चलती रही लेकिन करियर नहीं। तो गए कहाँ, दूरदर्शन में गए, ऑडिशन दिया। वो भी एक किस्सा है कि इतना सारे लोग उस वक्त, जो माहौल था, बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकार, और उनके बीच में हम घर से उठ के पहुंच गए थे ऑडिशन में। तो ये लग रहा था हम करने क्या आए हैं यहाँ पे, इन लोगों के बीच में। मतलब कोई शूटिंग छोड़ के आ रहा था, कोई प्ले की प्रैक्टिस छोड़ के आ रहा था। तो लेकिन ऑडिशन हुआ, गौरी शंकर रैना जी ने लिया था ऑडिशन, जी हो गया तो क्लियर। अच्छा, रेडियो में हम पहले ही जब बनारस में थे तभी हमने ऑडिशन दिया था, तो वहां पे शुरू हो गया था हमारा। रेडियो में काफी काम किया हमने जब बनारस में थे, विनोद रस्तोगी जी के साथ, हवा महल वगैरह आया करता। तो वहां से सिलसिला फिर तो दिल्ली में कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा बचा नहीं था जिसके साथ हमने काम न किया। जी फिल्मों के फिर लिए आपने वो सफर, फिल्मों के लिए गीत एक्चुअली हम नहीं लिखे और हम लिखते भी नहीं है। हमसे लिखवा लिया गया तो हमने लिख दिया, हमें कोई शौक नहीं है फिल्मों के लिए लिखने का। जी
तो कोई खूबसूरत नगमा आपको जो ध्यान हो, जहन में हाँ हो, जो आपको पसंद हो, हाँ। बताए ना। अरे कौन सा, एक कैलाश ने गाया है, एक ये, अरे राष्ट्रीय प्रोडक्शन का वो सीरियल नहीं था, वो रहने वाली महलों की, हम्म। सहारा पे आया करता था, उसका टाइटल सॉन्ग, उसका थीम टाइटल सॉन्ग, उसके सारे गाने हमने लिखे हैं। जी जी हाँ वो भी कहानी है, वो राजबाबू ने और सूरज जी ने बहुत प्यार से लिखवा लिए थे हमसे। जी। हमको बुलाया था उन्होंने, एक्चुअली पहली बार राजबाबू से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, बॉम्बे में ही प्रोग्राम था एक, शुरू शुरू में आए थे, सारे लोग, बहुत सारे लोग मिल रहे थे प्रोग्राम के बाद। उसमें थे बेकल उत्साही साहब, जी। डॉक्टर कुंवर बेचैन और हम, तीन लोग थे। तो सब मिल रहे थे और एक सज्जन खड़े हुए थे बहुत शांति से, तो वो मिलने, सफारी सूट पहने वो मिलने आए, तो हमने कहा थोड़ा रुकिए, हम वॉशरूम होके आते हैं। तो वो खड़े हुए थे, लाइट आए, उन्होंने अपना कार्ड दिया, मैं राज हूँ, राजकुमार हूँ, कार्ड वार्ड ले लिया, चले। फिर जब गाड़ी में देखा तो राजकुमार बड़जात्या जी थे। ओ। फिर उन्होंने बुलाया, गए ऑफिस, मतलब बहुत ज्यादा वो है तो है सही, बहुत उनको जो है लगा था, बहुत जी। सारी बातें वहाँ। तो उन चाहते थे कि उनकी राइटर्स की टीम में हम शामिल हो जाएं। हम्म। तो हमने उनसे माफी मांगी, हमने कहा हम नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, हम नहीं कर सकते जी। क्योंकि हमारा नहीं अफोर्ड है। हम्म। तो बस इसी तरह से आगे ये रहा, लेकिन उनको था कि उन्हें लिखवाना था हमसे। तो हम्म। जब ये बना, वो रहने वाली बहनों की, तो उन्होंने हमको कॉल किया, हम गए, हमें सोच रहे थे अब हमको जो है कास्ट करेंगे, ये रोल वो रोल। और हमको म्यूजिक रूम में बैठे सूरज बाबू, नवीन मनीष जो कंपोजर थे, वो राज बाबू, और बहुत प्यार से बुलाया गया, सूरज जी स्टोरी सुना रहे हैं। और हम ये अच्छा। सोच रहे थे अब ये रोल हमारा, अच्छा तो ये कोई और कर रहा है, अब ये रोल हमारा, ये कोई, तो सोचे क्यों बुलाया हमको, कोई रोल तो दे नहीं रहे। पूरी स्टोरी सुनाने में कहते हैं आपको लिखना है, अच्छा। हम नहीं लिखेंगे, हम आए कि हमको एक्टिंग करनी है। जी। लेकिन आपको लिखना है। फिर उन्होंने लिखवाया, इतने प्यार से जब कोई लिखवाता है तो उस तरीके से, वो क्या, सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, वो हाँ, बहुत रहने खूबसूरत, वाली बहुत महल। खूबसूरत। हाँ, बहुत खूबसूरत वो टाइटल सॉन्ग था, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे बहुत जो सुंदर से शब्द होते हैं वो आपको याद भी रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत वो टाइटल सॉन्ग था। तो आपको लेखन की जो विधाएं हैं तमाम, उसमें आपको, आपने कविता लिखी है, आपने गजलें लिखी हैं, और आपने गीत भी लिखे हैं। कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर पसंद है? क्या लिखना अच्छा लगता है? आ, अब क्या है, पहले तो चूंकि हम फ्री वर्स में लिखते थे तो फ्री वर्स ही था जो था। अब जी चूंकि जब से गजल, हमने कहा ना, गजल आई हमारे, मतलब हम गजल के हो गए, गजल हमारी हो गई। जी अभी क्या है कि दोनों ही, जी। दो मतलब कविता भी और गजल भी। क्या होता है, जो जो मफहूम है ना, जो सब्जेक्ट है, वो हम्म। अपना पैरहन लेके आता है। जी जी। तो उसको शेर में होना है, ये मफहूम ही तय कर देता है, उसे जी। कविता होना है, ये मफहूम ही तय कर देता है। तो दोनों ही बेशक। प्रिय हैं हमको, मतलब हमको नहीं मालूम, हम कभी कभी शेर कहते हैं, कभी मुक्त छंद में कहते हैं, तो दोनों ही। पसंद है आपको? अजय किसी ज्ञान ने जी, कुछ बिल्कुल। कमेंट लिखा है बहुत, क्या कह रहे हैं? कहिएगा फिर से। हम कह रहे हैं किसी ने कुछ, हम कह हाँ रहे हैं हाँ, किसी ने कुछ कमेंट्स कमेंट लिखा है, आप उसको याद किया। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बीच में कि ये कह रहे हैं कि जो औरत का जो घर की जिम्मेदारी को, अपने किसी भी क्षेत्र में घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना मकाम बनाती है, बहुत बड़ी बात है, ये सतुत्य बात है। अजय अज्ञात जी कह रहे हैं। रमा सिंह जी कह रही हैं कि भाई हम तो समय चुरा कर लिखते हैं, क्योंकि लिखना हमें इतना मजबूर कर देता है कि लिखना ही पड़ता है। लेखन बाहर आने को व्याकुल हो जाता है। और घर और बाहर दोनों में, ज्योत्सना सिंह कह रही हैं कि घर और बाहर दोनों में अवरोधों का सामना करना पड़ता है, बुरे तंज सहने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आपकी जो है ना साहित्यिक प्रतिभा को कहीं स्वीकारा नहीं जाता।
और महेंद्र रंगा जी, बहुत आभार आपका, अच्छा इंटरव्यू हो रहा है। मछली की आंख, फ्री वर्ड्स कह दीजिए। और माधव अच्छा, जी, मछली। हाँ, वो दूसरी औरत भी मुझे सुनना है, लेकिन मछली की आंख आप पहले सुनाइए, आदरणीय उर्मिला माधव जी का पसंदीदा। अच्छा, मछली की आंख में है, मछली है वो कविता, मछली से वो सुनहरी मुरारी मछली। बापू जी ने आपका जो कविता पाठ किया था वो मछली ही का किया था जी। बहुत सारी कविताओं में किया है इन्होंने। तो क्या कौन बात, सी सुननी, मछली सुननी है? जी मछली सुना दीजिए। मैं अभी कहने वाली थी कि जो मुरारी बापू ने आपकी कविता का जो काव्य पाठ किया था वो आप जरूर सुनाइएगा, वो मछली ही थी। 8 बजने वाला है, 7:45। हाँ। बैठे रहिए, 15 मिनट और बैठे रहिए। अभी नहीं, तो हमें तो कुछ नहीं मैं है। इसको लिख के रखती हूँ, इंटरव्यू साक्षात्कार विद दीप्ति मिश्रा जी, भाग 1, भाग 2, भाग 3। क्या कहती हैं आप? हाँ, कर लो। हाँ, बहुत खूब जी, सुनाए हाँ, तो ये हम सुना रहे हैं, ये कविता है मछली। जी। ये है, बात स्वागत। तो विचित्र किंतु, बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से अटखेलियां करती बल खाती चमचमाती मछली भाग गई थी पुरुष को। क्या बात, लहरों से अटखेलियां करती बल खाती चमचमाती मछली भाग गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पैरों देखता रहता वह उस चंचला की अटखेलियां। क्या बात। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहार। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में, मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में, मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनहार की, एक बार, सिर्फ एक बार, जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। क्या बात। पुरुष ने मछली से मनहार की, एक बार, सिर्फ एक बार, जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विवल हो मछली जल के बाहर आ गई। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विवल हो मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बहुत बुरी तरह से छटपटा गई। किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में थी। छटपटा गई, बहुत बुरी तरह से छटपटा गई, किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में थी। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों, ये थी प्रेम की पराकाष्ठा। क्या बात। तृप्त हो प्रेमी ने प्रेयसी को जल में प्रवाहित कर दिया। तृप्त हो प्रेमी ने प्रेयसी को जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने। तड़पड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और लौट आती जल में। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने। तड़पड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और लौट आती जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। एक क्या दिन बात। मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम आज आओ। तुम। मैं कैसे आऊं? मैं कैसे आऊं? मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष बोला। कुछ पल को अपनी सांस रोक लो, मछली ने कहा। सांस रोक लूं यानी जीना रोक लूं? कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास। अरे, सांस रोक लूं यानी जीना रोक लूं? कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे? मछली अवाक हुई। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था।
मछली अवाक थी, एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। अब कुछ जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। नहीं रह गया। अब कुछ जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अथल गहराई में। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। उधर अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा लिए वहीं बैठा है और सोच रहा है, मेरा दोष क्या है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और आई कैन फील दोस गूज़बम्प्स ऑनेस्टली। बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना आपकी, बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना। और मैं माफी चाहूंगी, मैंने ये पढ़ा नहीं, किसी ने कहा था वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, क्योंकि मैं तो खो गई थी। हाँ, ओके 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 जी अच्छा, तो अब ध्यान रखेंगे, कोई गलती हो गई, सॉरी। स्नेहा बिष्ट कह रही है कि मछली अवाक थी, एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। वाह क्या बात है, बेशक बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी। एक एक रचना आपकी बहुत जो है, मैं स्त्री वो दूसरी औरत मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी, मैं सुन रही थी आपकी वो रचना। इसी के साथ ये तारतम्यता ना टूटे, एक रचना वो भी सुना दीजिए। दूसरी आज औरत, आपका आशीर्वाद मिल रहा है भाव मंजरी साहित्यिक मंच को, हम वंचित नहीं रहना चाहेंगे। हम सुनाते हैं। दूसरी औरत ढूंढनी पड़ेगी, 2 सेकंड चाहिए हमको। थोड़ा सा वॉल्यूम दीप्ति जी आपको ऊंचा रखो। हम वो सुनाते सुनाते ना हम खुद डूब जाते हैं। जी तो संग्रहणीय साहित्य है आपका। मुझे लगता है, मुझे अगर मैं कभी संचालन करूं तो मैं कुछ कोट करके रखना चाहूंगी आपकी रचनाएं, और मैं बेशक मैं महिलाओं को समर्पित मंचों से उन कविताओं को पढ़ना चाहूंगी आपकी। जरूर, आप बिल्कुल। ये जो दूसरी औरत है बहुत स्ट्रेट कविता है, हालांकि ये एकदम सीधी हालांकि कविता है। बहुत बहुत खूबसूरत। पेज नंबर 111 स्नेहा बिष्ट। अरे वाह, पेज कमाल नंबर है। 111 जी मिल गया, थैंक यू स्नेहा। आप अपनी अच्छा, रचनाओं के माध्यम से हृदयों पर अंकित हैं। ये है कि दूसरी औरत, वो दुनिया की पहली औरत है जो हमेशा दूसरी औरत रही। वो शायद दुनिया की पहली औरत है जो हमेशा दूसरी औरत रही। कैसे हो सकती है वो पहली औरत? पहली औरत होने के लिए जरूरी होता है कमजोर होना। क्या बात। पहली औरत होने के लिए जरूरी होता है कमजोर होना। पहली औरत होने के लिए जरूरी होता है पराश्रित होना। पहली औरत होने के लिए जरूरी होता है मजबूर होना। क्या बात। पहली औरत होने के लिए होता है, जरूरी होता है आत्मसम्मान को त्याग देना। पहली औरत होने के लिए जरूरी होता है आधा अधूरा होना। पहली औरत होने के लिए जरूरी होता है टूटना, बिखरना, गिड़गिड़ाना। वाह वाह। कहाँ चली गई? और पहली औरत के लिए सबसे जरूरी होता है क्रिया चरित्र। और पहली औरत होने के लिए सबसे जरूरी होता है क्रिया चरित्रम। इनमें से एक भी तो गुण नहीं उसके पास। इनमें से एक भी तो गुण नहीं उसके पास। नहीं उसके फिर पास। क्यों मिले उसे पहली औरत का दर्जा? पहली औरत का दर्जा। फिर क्यों मिले उसे पहली औरत का दर्जा? संतुष्ट होना चाहिए हर पुरुष को अपने सांचे में डली पहली औरत से। जी संतुष्ट होना चाहिए हर पुरुष को अपने सांचे में ढली पहली औरत से। फिर इस दूसरी औरत को पाने के लिए इतनी छटपटाहट क्यों? बिल्कुल, दूसरी औरत को पाने के लिए इतनी छटपटाहट क्यों? अद्भुत रचना, बहुत ही अद्भुत रचना है। और क्योंकि आपका एक एक जो शब्द है वो
जो आप कहना चाहती हैं, वो जो भाव है वो इतना समृद्ध और इतना हृदय स्पर्शी आपका लेखन है कि वो आपकी जो बात है वो अंकित हो जाती है, पेज नंबर तक अंकित है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब सुनते रहते हैं तो इनको सब याद है। आपका एक शेर सुन रही थी, किसी मुशायरे में आप पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत शेर था कि अभी अभी तो जली हूँ अभी ना छेड़ मुझको, अभी अभी तो जली हूँ अभी ना अभी छेड़ मुझको, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी, वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सजा है मगर है वही सहारा भी। वही सजा है मगर है वही सहारा। बहुत बहुत दिल को छू जाने वाली शायरी है आपकी। जिंदगी क्या है दीप्ति मिश्रा के लिए, क्या आप जिंदगी को कैसे समझती हैं? मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है। वाह, वन वर्ड। वन वर्ड। कमाल है, बाकमाल। आपके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, हाँ प्रयोग है। हाँ प्रयोग पूरा। क्या बात, रिजल्ट कुछ भी हो प्रयोग का। हाँ हाँ, तो उसके लिए तो तैयारी रहना पड़ेगा। बिना इस तैयारी के प्रयोग करेंगे कैसे? जी, उसके लिए तो बगैर पहले ही बना लेना पड़ेगा। बबीता गर्ग जी कह रही हैं आपकी हाँ। कविताओं में इतना खो गई, याद ही नहीं रहा परिवार को खाना खिलाना है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मुझे खाना बनाना है अभी। आपको भी बनाना हो सकता है। चलिए, बस हम 2-5 मिनट और लेंगे और मैं सच में भाग 2 भाग 3 करने वाली हूँ आगे भावन, कल को। एक बात हम कहना चाहते हैं, हमें वाकई आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या बात, होता क्या है कि बात करने के लिए भी तो बात करने वाला होना चाहिए ना, कोई ऐसे सवाल तो नवाजिश पूछे। नवाजिश नवाजिश, बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया। और आप का आशीर्वाद आपको मैं बोलते हुए देखती हूँ सामने, जब आपके मैं प्रोग्राम्स देखती हूँ जो आप साक्षात्कार कर रही हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो मुझे देख के इतने मुझे आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया। मैंने अपना बैठने का मैंने आपको देखा, मैंने सोचा कि प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए इतना, है ना? तो पहले में तो आज मैंने आपको देख के चेंज किया है। मुझे लगता था कि जितनी आपकी अनईजीनेस होती है वो छुप जाती है, तो मैंने आपको देख के सीखा, मैंने कहा नहीं ऐसे करना है। हाँ, ये सब फिल्म सिखाती है ना, वो कैमरा सिखा देता है कितना दिखना है कितना। ये टेक्निकल चीज है और इस तरह की चीजें करने से सीखते हैं। प्रयोग किया मैंने भी आज एक नया, आपको बताया। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा आपका जवाब, एक शब्द में जो आपने कहा, प्रयोग है जीवन। और अच्छा, आप लेखन आजकल कर रहे हैं वर्तमान में, कुछ नया आ रहा है? हाँ, मतलब हमारा लेखन भी हमारी तरह है मनमौजी, मतलब जब उसको हमारे साथ तो ऐसा हमेशा ही हुआ है कि कभी जैसे समय होता है ना कुछ कि कहते कि ये समय है इस पे लिखो, वो समय है उस पे लिखो, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे कुछ होता ही नहीं है उसमें, मतलब जी। तो जब जहन में कुछ आता है तभी लिख पाते हैं। तभी लिख पाते हैं। बिल्कुल, लेखन जो है वो फोर्सफुली हो भी नहीं सकता। स्नेहा बिष्ट कह रही हैं कि आज का लाइव छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा। बहुत आभार। अभी हम फटाफट से 2-4 जल्दी जल्दी वाले सवाल पूछेंगे और फिर हम बाय बाय कहेंगे। हाँ, अच्छा, आपको क्या चीज से दुख पहुंचता है, क्या चीज से खुशी मिलती है और क्या चीज से दुख पहुंचता है? लोग झूठ बोलते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। जी। सच बोल के ना बहुत आसानी से आप सामने वाले को, वो थोड़ी देर की नाराजगी होगी या गुस्सा होगा, ये पूरा लेकिन जब झूठ बोलते हैं लोग और मालूम होता है कि झूठ बोल रहे हैं, तब और ज्यादा तकलीफ होती है। यही सब ज्यादा तंग करता है हमको, जब झूठ झूठ बोलते बोलना पसंद नहीं है आपको। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कल को जीवन में, अगर आप सोचें कि आप कोई बड़ी उपलब्धि मानती हैं जिसे अपने नजरिए में, वो क्या होगा? हैं। हाँ, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारा संतोष। हमें जिस चीज में संतोष मिले, सुकून मिले, हम खुद को अपनी नजरों में देख सकें कि हाँ बस वही उपलब्धि है। क्या बात है, बहुत ही सहजता है आपके
बोलने में। कोई डर है आपको, किसी चीज से डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं डर है? जो नहीं लिखते लगता। हैं बिंदास, जो जीते हैं बिंदास, जो कहते हैं बिंदास। डर नहीं है, मोह है, मोह है। मोह है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए उनके प्रति एक जो वो चीज है कि वहीं पे शायद अगर हम कमजोर पड़ सकते हैं तो पड़ सकते हैं, दूसरी जी, कोई जगह। बहुत बढ़िया आपका जवाब है। अच्छा, आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है आपको, कि आपके अंदर ये खूबी है जिसे आप मानती हैं? पता नहीं, हाँ। हमको तो खूबी सबको अपना पता बना नहीं। लेती हैं, जो मुझे नजर आ रही है खूबी। नहीं, हम बहुत बुरे हैं, हम किसी के नहीं हैं। आपने हम भी बोला नहीं। लखीमपुर की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। हाँ, हम चालाक नहीं है, मतलब हो सकता है चालाकी हो, लेकिन हाँ, वृत्ति है हमारी ऐसी। जी, मतलब वृत्ति होती है ना जैसे किसी की, तो जी। हम नहीं है किसी के। और हमें बंधन पसंद ही नहीं है, और बंधन हम पसंद। बांधना चाहते भी नहीं है, मतलब क्या हम किसी बात। को बांधना भी नहीं चाहते हैं। बहुत खूब, हमें बहुत। लगता है कि एज इट इज, जो उसको स्वीकार करें, जो सामने है वो, और जो हम हैं, हमको सामने वाला हमको एज इट इज यूं ही स्वीकार ले बस, बेशक, अपना बेशक, किसी बेशक। ब्रैकेट्स और उसमें बांधे। जी, जी। बबीता गर्ग जी कह रही हैं अगले साक्षात्कार का दिन जो है निश्चित कीजिए, समय बताइए। अभी आज हमारा मन नहीं भरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। ये हासिल हो गया, मतलब जैसे कहते हैं ना वो गजल में होता है ना? हाँ, हासिल। हाँ। जी, वो ये हासिल शेर हो गया, ये जो कॉम्प्लीमेंट हो गया, बहुत खूबसूरत। और जितने लोग हैं, मैं तमाम लोगों के नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन ये नव जो जो लोग नए लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, हम ये मैसेज देते हैं? भाई, हम यही कहते हैं, हम नहीं है कोई संदेश देने वाले, क्योंकि हम तो खुद सफर में, हम सीख रहे हैं, तो हम क्या संदेश दें। अब आप बस अपना। एक ही संदेश, हाँ, एक ही बात है कि अपने आप से सच्चे रहिए, लिखने के लिए मत लिखिए। जी, क्योंकि इसको, जब काका गागा आता है, हमें ककेहरा आता है, जब हम पहले बार लिखना शुरू करते हैं, कोई जी, शब्द लिखना, ठीक है, वहां से लेकर के अभी तक की यात्रा अपनी देखिए और सोचिए कि आ, आपने जब लिखा तो क्यों लिखा। यकीन जी, मानिए, आपने बचपन से लेके वहां तक, जब तक आपको विचार ये नहीं आया था कि आप लेखक या कवि बनना चाहते हैं, तब तक आपने सिर्फ तब लिखा जब उसकी आवश्यकता थी। जी। जब आप बिना आवश्यकता के आपने लेखक कवि बनने के बाद ही लिखा, बिल्कुल, 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 बेशक। तो वो व्यर्थ है, उसका कोई आप। मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ, मतलब कोई ओरिजिनल थॉट, कोई ओरिजिनल बात, कोई ऐसी चीज जो आपको रुके ही ना कहने से, जी। बाकी लफाजी है हमारे हिसाब से। जो आप बाधित होकर लिखते हैं, जो आप किसी के कंट्रोल में लिखते हैं। मैं एक बार आप सभी जुड़ने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, और निश्चित तौर पर हम एक और साक्षात्कार, क्योंकि गजलों से, नज्मों से हमारा मन नहीं भरा, हम जितना चाहते थे। हमने एक गागर में सागर भरने का एक प्रयास किया और हम उसमें असफल रहे, तो इसलिए हमें दूसरा प्रयास करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम करेंगे। और मैं सभी के नाम एक बार पढ़ देती हूँ जो मुझे सामने नजर आ रहे हैं स्क्रॉल करके। वंदना गुप्ता जी, उर्मिल माधव मैम, आरजा नज्म जी, कांची सिंघल, और ये जो डॉक्टर परवीन वतालिया, ममता अरोड़ा जी, क्षितिज भारद्वाज, बबीता गर्ग जी, डॉक्टर परवीन, तारिक उस्मानी, आजरा नज्म, मनु गोस्वामी, अलका अवस्थी, कृष्ण शर्मा जी, वंदना गुप्ता जी, ममता अरोड़ा जी, आरजा नज्म, मोहनीश योगी, महेंद्र रंगा जी, स्नेहा बिष्ट, डॉक्टर रमा सिंह, विनोद कुमार पंचोली, और ज्योत्सना सिंह, अजय अज्ञात जी, शालिनी मिश्रा, महेंद्र रंगा, और डॉक्टर ममता सूद, स्नेहा बिष्ट, गौरव विभूते, कमल भूषण केवी, और गौरव विभूते, और शालिनी मिश्रा, बबीता गर्ग, रवि भाई, गणेश दत्त जी, मोनीश योगी, अलका अवस्थी जी, बहुत प्यार से बहुत उत्साहवर्धन किया। और
उर्मिला माधव जी, बहुत सारी फरमाइशें उर्मिला माधव जी की रह गई हैं, वो दूसरे साक्षात्कार में हम करेंगे। वंदना गुप्ता जी, मोनीश योगी जी, और मैं सच में नहीं पढ़ पाऊंगी इतने सारे लोगों के नाम, और कहीं मैं रिपीट क्योंकि बहुत सारे, सतीश गुलाटी जी, नमिता राकेश जी जुड़ी थी, बहुत बहुत आभार आपका, और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, बीके शर्मा जी, बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया, मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत सारे नाम रिपीट भी हो रहे हैं। प्रीति जी और शालिनी मिश्रा, मोनीश योगी, बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैं किसी का नाम ना पढ़ पाई हूँ। आप सबने सुना और इतना उत्साहवर्धन किया, बहुत 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 आभार आप सभी का। और सबसे ज्यादा आभार आदरणीय आपका कि आपने हमने आग्रह किया था आपसे कि आप आए, और आप आए, और आपने इतना खूबसूरत हमें संदेश दिया, और हमें बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। मैं पहले से ही आपसे मांग रही हूँ इजाजत कि हम एक दूसरा सेशन भी करेंगे, जिसमें आपको भरपूर हम आपकी रचनाएं सुनने का आनंद उठाएंगे, सभी के सब। जी, थैंक यू सो मच, बहुत आपने बहुत हमको आभार आपका, बुलाया, बहुत बहुत आपने शुक्रिया, ये मंच दिया और इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई। तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार जी। यादगार साक्षात्कार मेरे लिए, बहुत आभार आपका।